नाम है भैया? इंद्रेश द्विवेदी। क्या लगता है 24 में कौन वापसी कर रहा है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? सर कैसा सवाल है, बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। वो 2024 के, वो 2034 में भी नहीं बन पाएंगे। मोदी जी आ रहे हैं, काबिलियत नहीं है उनके अंदर। देश में मतलब एक अबोध बालक को तो प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता, जिसको यही समझ नहीं है कि कब कहाँ क्या बोलना है और कब कहाँ क्या करना है। बिना लिखे, वो बिना पढ़े बोल नहीं सकते हैं। जब तक उनके एडवाइजर्स उनको लिख के ना दें तब तक वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। ऐसे आदमी को थोड़े हम प्रधानमंत्री देखेंगे। और मोदी जी के साथ जनता है, तो जिसके साथ जनता है प्रधानमंत्री तो वही बनेगा। राहुल गांधी के साथ भी तो जनता है। भारत जोड़ो यात्रा में नहीं देखी थी क्या? सर वो कौन सी जनता था? स्वरा भास्कर ऐसी जनता? राष्ट्रवादी जनता किसके साथ है? और आप अगर देखेंगे जनता किसके साथ है तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, या अब से पहले जो यूपी में चुनाव हुए थे, जो जिसमें योगी जी दोबारा से पहली बार ये हिस्ट्री में हुआ कि किसी गवर्नमेंट ने दोबारा से सरकार बनाई, और वो भी जब मिथ्य तोड़ते हुए कि नोएडा नहीं आ सकते। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी का ही मैजिक है। एक मोदी लहर अभी भी चल रही है और चलती ही रहेगी। तो 2024 में भी मोदी लहर रहेगी और अब की बार 400 पार है। वाले दावा करते हैं कि 3 राज्यों में इसलिए जीत गए, ईवीएम खराब थी। विपक्ष वाले तो जिस राज्य में हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब होती है, जिस राज्य में जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम सही होते हैं। तो विपक्ष का तो क्या ही कहें। जब हिमाचल में जीते थे तो क्या ईवीएम सही थी? या आज तेलंगाना जीते तो ईवीएम सही है, कर्नाटका जीते तो ईवीएम सही है। जहाँ पर वो हार जाते हैं, उन्हें कुछ और नहीं मिलता तो ईवीएम पे दोष ठोक देते हैं। अभी तो वो ऐसे भी बयान देते हैं, उनके हिसाब से अगर काम ना हो तो वो कोर्ट को भी कह देते हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है, ईडी भी केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रही है। तो विपक्ष तो कुछ भी बोलता है। आप एक भी विपक्ष का ऐसा मुद्दा मुझे 2014 से आज तक का बता दीजिए जो राष्ट्र हित में रहा हो और जिसको जनता ने मोहर लगा के अप्रूव किया हो। अभी तक एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको जनता ने अप्रूव किया हो। उनके हर मुद्दे को जनता ने नकारा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितने झूठ बोलते हैं और कितने फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। विपक्ष कहता है कि बीजेपी और आरएसएस ने नफरत कर रखी है, हिंदू मुसलमान कर रखा है। अगर राहुल गांधी आते हैं तो ये नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान खोलें। राजस्थान में राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वहाँ पर एक कन्हैया लाल, एक दर्जी का काम करने वाला कन्हैया लाल को एक उनके सो कॉल्ड समुदाय के, शांतिप्रिय समुदाय के लोग पहले वीडियो बनाते हैं, मारने से पहले थ्रेटन करते हैं, फिर मारते हुए वीडियो बनाते हैं, फिर मारने के बाद वीडियो बनाते हैं। क्या राहुल गांधी अभी तक भी कन्हैया लाल के परिवार से मिलके आए? राहुल गांधी जो कहते हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और वो प्रेम की दुकान चला रहे हैं, मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, तो क्या उनकी मोहब्बत की दुकान इस बेस पे चल रही है कि उनकी अलायंस का, उनके गठबंधन का एक नेता उदयनिधि स्टालिन कहता है कि सनातन कीड़े मकोड़े, सनातन कोरोना है, सनातन एड्स है, मैं सनातन को ख़त्म करके रहूँगा। क्या राहुल गांधी ने उनके खिलाफ एक बार भी बोला? जब सनातन 100 करोड़ हिंदुओं को ख़त्म करने की बात की जाती है, सनातन को मिटाने की बात की जाती है, तब राहुल गांधी का सेकुलरिज्म कहाँ मर जाता है? तब वो मोहब्बत की दुकान नफरत की दुकान में कैसे बदल जाती है? जब उनकी अलायंस का आरजेडी का एक नेता चंद्रशेखर बिहार से ये हमारे रामचरितमानस पर बोलता है, हमारे श्री राम के विरोध में बोलता है, तब उनकी वो मोहब्बत की दुकान कैसे बंद हो जाती है? तो वो मोहब्बत की दुकान नहीं चला रहे हैं, वो नफरत की दुकान चला रहे हैं। 100 करोड़ हिंदुओं के खिलाफ नफरत की दुकान चला रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में अगर मैं कहूँ एक लाइन बोलनी हो तो क्या बोलेंगे? मूर्ख। ये तो मोदी वाली बात होगी, मूर्खों का सरदार। नहीं, मूर्खों का सरदार भी बनने की उनकी काबिलियत नहीं है। मूर्ख, सिर्फ और सिर्फ मूर्ख। सरदार भी वो बन नहीं सकते, उनको जबरदस्ती बनाया जा रहा है क्योंकि सोने की चम्मच लेके पैदा हुए थे गांधी परिवार में, और इस वजह से उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है बार बार एज ए प्रधानमंत्री। बट उनके अंदर काबिलियत तो ये भी नहीं कि वो किसी एक म्यूनसिपल के वो भी बन सके, निगम पार्षद भी। मुझे नहीं लगता है उनके अंदर वो काबिलियत है, ना उन्होंने अभी तक ऐसा अपने आप को कहीं पर भी साबित किया है। जिस शख्स को बोलने की वो नहीं है, वो आप समझिए इस बात को कि वो मैकेनिक के साथ फ़ोटो खिंचवा लेंगे, कूली के कपड़े पहन लेंगे तो जनता उनको लाइक नहीं करेगी। एक्चुअल में कथनी और करनी में जो फ़र्क है, आज की जो जनता है वो इतनी जागरूक है कि उसे कथनी और करनी का फ़र्क समझ में आता है और वो उसी के अनुसार वोट करती है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, तो विपक्ष में है कौन? सर विपक्ष में अगर कोई होता तो आज विपक्ष में कोई होता ऐसा दमदार चेहरा जो मोदी को टक्कर दे सके तो फिर बात ही क्या थी। हम इसीलिए तो कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, अब की बार 400 पार। ये नारा ऐसे ही थोड़े ही आया है। अच्छा। ये नारा इसीलिए आया है क्योंकि पूरे विपक्ष में एक नीतीश कुमार जी हैं, बिहार को 15 सालों में 20 सालों में जो खाई में वो लेके गए हैं और उसके बाद में वो सेक्सोलॉजिस्ट बन जाते हैं। उनका बयान विधानसभा में आप लोगों ने सुना ही कैसा है। उसके बाद में
लालू का बेटा होने की वजह से तेजस्वी को, एक 9वीं फेल लड़के को डिप्टी सीएम बना दिया। और वो कर क्या रहा है बिहार के अंदर में? उसने ईद की तो छुट्टी लगा दी, लेकिन उसने शिवरात्रि और जन्माष्टमी की छुट्टियां कैंसिल कर दी। तो आप इसको जातिवादी कहोगे, तुष्टीकरण कहोगे, इसको धर्म की राजनीति कहोगे, या उसको धर्म की राजनीति करोगे कि जो देश के अंदर जितनी भी योजनाएं लागू होती हैं केंद्र सरकार के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उसमें कोई जातीय भेदभाव नहीं है, धार्मिक भेदभाव नहीं है। वो सुविधाएं सबको मिल रही हैं, वो आपको भी मिल रही है, मुझे भी मिल रही है, अब्दुल को भी मिल रही है, अकरम को भी मिल रही है, इमरान को मिल रही है, तो पंकज, सुरेश और राजेश को भी मिल रही है, समझ रहे हो, यूसुफ को भी मिल रही है, और वो जैन को भी, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सबको मिल रही है। अगर वो सुविधा मिल रही है जो केंद्र सरकार दे रही है, तो आप उसको कैसे कह सकते हो कि वो धर्म की राजनीति वो करते हैं जो सनातन के खिलाफ बोलने पर भी मौन रहते हैं, और सनातन को बार बार जेएनयू की दीवारों पर लिख दिया जाता है ब्राह्मणों भारत छोड़ो। इनके बाप का है भारत जो ये कहते हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो। जिस देश में ब्राह्मणों ने अपना खून बहाया, जिस देश में आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए एक 23 साल की ब्राह्मण की बेटी कुर्बान हो जाती है, एक चंद्रशेखर आज़ाद कुर्बान हो जाता है इस देश के लिए, उन ब्राह्मणों के लिए तुम ये बातें बोलोगे कि भारत छोड़ दो, तुम्हारी इतनी औकात हो गई है और तुम छुड़वाओगे भारत? तो ये है। ठीक है।